हेलो बच्चा पार्टी। तो नेक्स्ट वीडियो में आज अपन डिस्कस करेंगे हमारे समांतर प्लेट संधारित्र। लास्ट वाले में क्या बताया था आपको, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता वो हमने कैलकुलेट कर ली थी, C = A/0/d। अब फिर मैंने आपको बताया था कि अब अलग अलग तरीके से उसको कैलकुलेट करेंगे कि अलग अलग कंडीशन यदि अपने को दे दी जाए, जैसे मान लो बीच में T मोटाई की कोई पराविद्युत पट्टिका है वो रख दी जाए, या फिर अलग अलग पट्टिकाएं हैं वो रख दी जाए, तो वो अपने को किस तरीके से करना है उस चीज को अपने को देखना है। तो उसके लिए सबसे पहले देखो, यदि नेक्स्ट वाला केस में ले रहा हूं, यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से पराविद्युत पदार्थ भर दिया जाए, या आंशिक रूप से भरने का मतलब T मोटाई व εr पराविद्युतांक की कोई कुचालक या पराविद्युत पट्टिका रख दी जाए, तो उसकी धारिता कितनी हो जाएगी। क्या दिया अपने को, देखो हमें दे दिया ये एक समांतर प्लेट संधारित्र दे दिया, इस तरीके से सीधा नहीं है, ऐसा ले लो, एक लाइन ये हो गई, दूसरी लाइन ये हो गई। अब पहली वाली प्लेट कैसी होती है बच्चों, पॉजिटिव, और दूसरी वाली प्लेट होती है नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो एक पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव। इन दोनों प्लेटों के बीच में समरूप विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, किनारों पर असमरूप होता है, उसको बोलते हैं उपांत प्रभाव। अब अपने को कहा गया है कि अगर फिलहाल इन दोनों के बीच में निर्वात है तब तो धारिता कितनी, A/0/d। अगर दोनों के बीच में पूरे में माध्यम भर दिया जाए और उस माध्यम का पराविद्युतांक εr हो तो धारिता कितनी, A/0/r/d। ये दोनों केसेस तो हमने डिस्कस कर लिए थे लास्ट वाले लेक्चर में। अब यहां हम ले रहे हैं कि अगर इन दोनों प्लेटों के बीच में पूरे में ना भर के केवल एक T मोटाई की, ये ले लिए, एक T मोटाई की कोई पराविद्युत पट्टी का एक स्लेब रख दी है और उसका पराविद्युतांक अपने को बच्चों कितना दे दिया, εr। इसकी चौड़ाई यहां से लेके यहां तक कितनी दी है, T। बाकी सारी केसेस वही हैं, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी अभी भी कितनी है, D। अब ऐसी स्थिति में अब अपने को बताना कि अब बताओ धारिता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसके लिए C की वैल्यू है वो अब कितनी हो जाएगी। उसके लिए देखें, सबसे पहली चीज पहले ये देख लो भैया विद्युत क्षेत्र कितने हो गए हैं, वहां तो एक ही तो था, अब यहां माध्यम दो हो गए। कैसे, इसमें इस भाग में यहाँ तो क्या है, निर्वात, और बीच में प्लेट, ये जो प्लेट रखी हुई है यहां हो गया दूसरा माध्यम, उसका पराविद्युतांक है εr। तो दो अलग अलग माध्यम हो गए। माध्यम बदल देने पर विद्युत क्षेत्र बदल जाता है, माध्यम चेंज करने पर E चेंज हो जाता है। तो मेरे पास दो E हैं, इसमें तो निर्वात वाले में तो E1, यहां भी निर्वात ही है, तो ये तो विद्युत क्षेत्र E1। एक जिसमें पट्टिका रखी हुई है उसमें विद्युत क्षेत्र, उसको ले लेता हूं E2, उसका पराविद्युतांक कितना दिया है, εr। तरीका वही है, वही चार फॉर्मूले काम में लेने हैं। कौन से, पहला C = Q/V, फिर क्या निकालोगे, V। कैसे मिलेगा, जो विद्युत क्षेत्र जितनी दूरी में फैला हुआ है उसको गुणा करवा दो, उससे V मिल जाएगा। फिर E कैसे मिलेगा, σ/ε से, सिग्मा कैसा मिलेगा, Q/A से। बस वही चार फॉर्मूले काम में लेने। तो देखो सबसे पहले E1 और E2 निकाल लें। तो सबसे पहले निर्वातित माध्यम में विद्युत क्षेत्र, तो जो निर्वात है उस निर्वात में विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, E1 = σ/ε0, इक्वेशन नंबर 1। जिसमें माध्यम हमने भरा है उसमें कितना हो जाएगा, εr पराविद्युतांक, εr पराविद्युतांक वाले माध्यम में विद्युत क्षेत्र कितना बच्चों, E2 = σ/ε0 बोलो कोई डाउट, निर्वात में इतना, माध्यम जिसमें भर दिया जाता है तो ε0 की जगह क्या आएगा, एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन की जगह क्या पुट कर सकता हूं, ε0 E निकाल लिया। अब चलते हैं V पर। तो प्लेटों के मध्य विभवांतर, प्लेटों के मध्य विभवांतर वो बच्चों कैसे मिलेगा, V कैसे मिलेगा, किसको किससे मल्टीप्लाई करवा दे, E को D से। जो विद्युत क्षेत्र जितनी दूरी में फैला हुआ उससे गुणा करवा दो। कितने विद्युत क्षेत्र हैं, 2। अब देखो निकाल लो वैल्यू। तो फिर विभवांतर V = पहले बात कर लूं मैं E1 की।
अब फटाफट ये बता दो E1 है वो कितनी दूरी में फैला हुआ है। सोचो 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 सोचो, E1 कितनी दूरी में फैला हुआ है? ये रहा और ये रहा। कितना हुआ? यहां से लेके यहां तक। T छोड़ दो, टोटल डिस्टेंस कितनी थी? D। तो D में से T छोड़ दो तो बाकी कितनी बच गई? D माइनस T प्लस E2। E2 कितनी में फैला हुआ है? केवल T में। तो E2 फैला हुआ है T में। जो विद्युत क्षेत्र जितनी दूरी में फैला हुआ उसे मल्टीप्लाई करवा दो। तो E1 फैला था D माइनस T में, E2 फैला था T में। हो गया, वैल्यू रख दो। V इज इक्वल्स टू E1 की वैल्यू, तो E1 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू D माइनस T प्लस E2, तो E2 कितना है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू T। अब तो गणित में तो वैसे होशियार हो आप लोग, सोल्व कर लो। V इज इक्वल्स टू क्या कॉमन आ रहा है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया। क्या बचा? D माइनस T। यहां क्या बच गया? प्लस का T अपॉन एप्सिलॉन R। सिग्मा क्या है? पृष्ठीय आवेश घनत्व है, वैल्यू पुट कर दो। V इज इक्वल्स टू सिग्मा की जगह रख दूं Q बाई A, पृष्ठीय आवेश घनत्व है Q बाई A इंटू एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस का T बाई एप्सिलॉन R। अतः है धारिता, अतः है धारिता। C तो चाहिए था, तो धारिता C इज इक्वल्स टू Q बाई V, देन Q अपॉन V। इसका भाग देना है भाई, तो इसका भाग देना है। तो एक तो ये Q और एक ये जो चीज ब्रैकेट में लिखी हुई है वो अंश में है, भाग देंगे तो ये तो आगे नीचे Q D माइनस T प्लस T बाई एप्सिलॉन R, और ये चीज चली गई अंश में A एप्सिलॉन नॉट। ये साहब गया Q से Q कैंसिल, देन A एप्सिलॉन नॉट बाई D माइनस T प्लस T बाई एप्सिलॉन R। यदि किसी संधारित्र की प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से पराविद्युत पदार्थ भर दिया जाए और उस पराविद्युत पदार्थ का पराविद्युतांक यदि एप्सिलॉन R हो तो उसकी धारिता का फॉर्मूला हो जाएगा ये। और अगर ये तो थी वो कुचालक पराविद्युत पट्टिका थी ना, पराविद्युत या कुचालक पट्टिका, अगर कुचालक की बजाय अगर ये चालक हो जाए तो तब तो और भी मजा आ जाए। यदि पराविद्युत पट्टिका के स्थान पर, पराविद्युत पट्टिका के स्थान पर, पट्टिका के स्थान पर चालक पट्टिका हो, चालक पट्टिका हो तो पाठ नंबर 1 वहां बताया था कि चालकों के लिए एप्सिलॉन R का मान कितना होता है? अनंत। जितनी भी सारी धातु होती हैं, मेटल्स होती हैं, उनके लिए एप्सिलॉन R का मान कितना होता है? अनंत। रख दो फिर फॉर्मूले में, तो फॉर्मूले में रखोगे तो चालक पट्टिका यदि रख दी जाए तो A एप्सिलॉन नॉट बाई D माइनस का T प्लस का T बटा अनंत, किसी भी संख्या में अनंत का भाग देने पर 0, तो ये हो गया C इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T। ये हो गया चालक पट्टिका के लिए। कितने फॉर्मूले बता दिए? 4। अगर दोनों के बीच में निर्वात है तो A एप्सिलॉन नॉट बाई D। अगर कोई माध्यम भर दिया जाए तो A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R बाई D। अगर पराविद्युत पट्टिका रख दी जाए तो ये रहा, अगर चालक पट्टिका रख दी जाए तो ये रहा। अब ये तो थी एक पट्टिका, और अगर मान लो एक से ज्यादा भर दी जाए तब अपन क्या करें? देखो किस तरीके से कि ये तो एक के लिए निकाला हमने, अब मैं निकालूंगा n पट्टिकाओं के कारण कि मान लो n प्लेट हैं वो भर दी जाएं, तो वो किस तरीके से, अब डायग्राम है वो थोड़ा सा इसकी चौड़ाई है वो बढ़ा दें, तो एक तो ये और दूसरा ये तो वही पॉजिटिव प्लेट और ये हो गई नेगेटिव प्लेट। ठीक है, एक प्लेट तो यहां रख दी भाई, उसकी चौड़ाई तो है T1, उसका पराविद्युतांक एप्सिलॉन R1 ले लो या फिर K1 ले लें, थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। तो इसका पराविद्युतांक हो गया K1। एक दूसरी प्लेट रख दी यहां पर, पहली तो मान लो कागज की हो गई, दूसरी लकड़ी की हो गई, यानी पराविद्युतांक की वैल्यू चेंज हो गई। दूसरी की चौड़ाई कितनी है? T2। दूसरे का पराविद्युतांक कितना दे दिया? K2। एक तीसरी ये दे दी, टिक 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 टिक, और तीसरी के लिए पराविद्युतांक K3, तीसरी की चौड़ाई
T3। और ऐसे ही चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं अनंत वाली नहीं, एन वाली, एन वाली रख दी यहाँ पे, और एन वाली का परावैद्युतांक Kn, और एन वाली जो प्लेट रखी है उसकी चौड़ाई कितनी, Tn। क्लियर? यदि यहाँ हेडिंग चेंज हो जाएगी, यदि संधारित्र की प्लेटों के मध्य T1, T2, T3 से लेकर Tn चौड़ाई वाली तथा K1, K2, K3 तथा Kn पराविद्युतांक वाली n पट्टिकाएं रखी हो तो बताइए उसकी धारिता का फॉर्मूला क्या होगा। अब देखो भाई, अब ऐसी स्थिति में हमारे पास कितने विद्युत क्षेत्र हो जाएंगे, ये हारिए, ये तो निर्वात ही पड़ा है भी। टोटल डिस्टेंस वही दी है, यहां से लेके यहां तक कितनी दी है, d। अब ये तो हो गया निर्वात वाला, E0 नाम दे दें इसको, तो ये तो E0 है निर्वात वाला। एक विद्युत क्षेत्र K1 वाले में अलग हो जाएगा, क्या नाम दे देंगे उसको, E1। K2 में अलग E2, E3, E4, E5, और इसमें विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, En। करना क्या है, वही चार फॉर्मूले काम में लेने हैं, यही वाले, बस यही अप्लाई करना है। सबसे पहला काम क्या निकाल लेंगे, E निकालो, विद्युत क्षेत्र पहले निकाल लेंगे। तो विद्युत क्षेत्र पहले निकालेंगे तो बच्चों अब फॉर्मूला जो है वो हमारे पास किस तरीके से निकल के आएगा उसको अपन देखते हैं। तो सबसे पहले तो एक तो निर्वात वाला ही ले लो, तो निर्वात वाले में, तो निर्वातित माध्यम में विद्युत क्षेत्र, तो निर्वात में विद्युत क्षेत्र क्या नाम हो गया बच्चों, E0 नाम दिया उसको, तो E0 इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। फिर अब चलते हैं T1 चौड़ाई वाले पे, तो K1 परावैद्युतांक वाले माध्यम में विद्युत क्षेत्र E1 बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर की जगह क्या दे दिया अपने को, K1। K2 पराविद्युतांक वाले माध्यम में विद्युत क्षेत्र E2 इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K2। K3 वाले में निकाल लेंगे सेम ऐसे ही, E3 बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K3। ऐसे ही Kn वाले में निकाल लेंगे, Kn वाले में विद्युत क्षेत्र En इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Kn। ये आ गया सबके लिए, ये आ गया तो V आ जाएगा। V कैसे मिलेगा, जो विद्युत क्षेत्र जितनी दूरी में फैला हुआ है दोनों को गुणा करवा दो। तो अतः प्लेटों के मध्य विभवांतर, प्लेटों के मध्य विभवांतर, तो प्लेटों के मध्य विभवांतर बच्चों E, वो कैसे मिलेगा, तो सबसे पहले E0 से चालू करें, तो E0 सॉरी E नहीं V, प्लेटों के मध्य विभवांतर V, E को मल्टीप्लाई करवाएंगे उस दूरी से, तो सबसे पहले ले रहे निर्वात। अब ये बता दो निर्वात कितनी दूरी में फैला हुआ है, टोटल दूरी कितनी, यहां से लेके यहां तक की D, और उसमें इतने में तो माध्यम आ ही गया, कहां से लेके कहां तक, यहां से लेके यहां तक, सॉरी टोटल दूरी होगी यहां से लेके यहां तक D, और इतने में आ गया माध्यम, और यहां से लेके यहां तक इसकी चौड़ाई, इन सभी पट्टिकाओं की चौड़ाइयों का योग, उसको घटा देंगे किस में से, D में से, तो क्या मिल जाएगा, V इज इक्वल्स टू E नॉट D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू प्लस Tn। ये चीज क्लियर। E0 फैला हुआ था साहब इतनी दूरी में, प्लस E1 कितनी दूरी में फैला हुआ है, तो E1 फैला हुआ है कितनी दूरी में, T1 में। E2 कितनी में फैला है, T2 में। E3 कितने में फैला है, T3 में। और ऐसे ही En कितने में फैला हुआ है, Tn में। वैल्यू रख दो सबकी वैल्यू रखेंगे तो प्लेटों के मध्य विभवांतर V इज इक्वल्स टू E नॉट कितना है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू प्लस Tn प्लस E1 की वैल्यू क्या थी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट K1 T1 प्लस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट K2 T2 प्लस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट K3 T3 प्लस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट Kn Tn।
हो गया। अब जो चीज कॉमन आ रही है उसको ले लें कॉमन। क्या कॉमन आ गया भाई? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया। तो यहां क्या बच गया? इसमें बच गया ये d माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 से लेकर प्लस का Tn। एक चीज तो ये होगी, इसको कर दो बड़े कोष्टक में बंद। और प्लस का क्या बच गया? T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 अप टू प्लस Tn बाई Kn। और ये बड़ा कोष्टक बंद। ये आ गया किसकी वैल्यू? V की। प्लेटों के मध्य विभवांतर इतना काफी लंबा चौड़ा हो गया। ये आ गया V की वैल्यू। सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व है, वैल्यू रख दो। सिग्मा की जगह रख दिया हमने Q अपॉन A। अब अतः धारिता, अतः धारिता। तो अब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। तो ये तो Q और ये इतना लंबा चौड़ा V, इसका देना है भाग, तो Q बट्टे में। और ये जो कोष्टक में लिखा हुआ है इसको ले आओ नीचे आप। तो ये हो गया D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 से लेकर प्लस का Tn प्लस का, और ये वाली चीज T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 और प्लस Tn अपॉन Kn। ये बड़ा कोष्टक बंद। और A एप्सिलॉन नॉट हर में था, ये चला जाएगा ऊपर, ये Q से Q कैंसिल। अगर संधारित्र की प्लेटों के मध्य n पट्टिकाएं इस तरीके से रखी हों कि इधर साइड में स्पेस भी रहे, तब धारिता का फॉर्मूला निकल के आएगा। ये याद हो जाएगा ना, इतना लंबा चौड़ा। अब एक और केस में ले लूं, मैं कह दूं यदि वहां पे गैप ही नहीं है, ये जो है ये गैप ही नहीं है साइड वाला, तो साइड वाला गैप नहीं है, इसका मतलब ये हुआ अब पहली जो प्लेट रखी है वो यहीं रखी है, पॉजिटिव प्लेट। हाँ, नेगेटिव प्लेट है वो भी यहीं रखी हुई है। अब इसका मतलब ये हुआ दोनों के बीच में निर्वात है ही नहीं, यहीं से पहली प्लेट चालू, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और लास्ट n वाली, और वो सारी प्लेट यहां से लेके यहां तक लगातार कंटिन्यू चल रही है। अब क्या करोगे? अगर वहां पर गैप नहीं है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर बराबर। अगर गैप नहीं है इसका मतलब D इक्वल हो गया T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस का Tn। दोनों चीज बराबर, दोनों चीज बराबर। तो खत्म करो ना इसको यहां से, फिर ये लो माइनस ही तो हो रहा था। तब धारिता का फॉर्मूला A एप्सिलॉन नॉट अपॉन T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3 से लेकर प्लस का Tn बाई Kn। इस तरीके से हमें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो है वो अपने को निकालनी होती है अलग अलग कंडीशन में। फिर मैं लूंगा दो चीजें और, एक लूंगा क्षेत्रफल विभाजन और एक लूंगा दूरी विभाजन। लेकिन वो पहले अपन दो चीज पढ़ेंगे, एक संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन और एक समांतर क्रम संयोजन। वो दोनों चीज पढ़ने के बाद में वो चीज समझ में आएगी, तो उनको अपन आगे डिस्कस कर लेंगे। या चलो यहीं देख लो एक बार फटाफट कि अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या हो जाए, क्या हो जाए। देखो अब यदि अपने को ये दे दिया जाए कि ये एक संधारित्र दे दिया, ठीक है, और ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है भाई? यहां से लेके यहां तक की D। अब कह रहा केवल दो ही माध्यम भरने हैं, और दो माध्यम भरने हैं और वो भरने हैं दूरी विभाजन में। दो माध्यम भरने हैं और वो भरने हैं दूरी विभाजन में। दूरी बांटनी है कैसे कि आधी दूरी तो दे दो भाई इधर वाले को, इसको, और आधी दूरी दे दो दूसरे वाले को। आधी दूरी इधर, आधी दूरी इधर। कह रहा है इस आधी दूरी में तो भर दो K1 का, K1 परावैद्युतांक का माध्यम, और इस आधी दूरी में भर दो K2 परावैद्युतांक का। तो K1 और K2 दोनों का आधा आधा भर दिया। अब बच्चों, हालांकि वैसे आप 10th में पढ़ चुके हो प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन, और वहां आपने पढ़ा था कि अगर प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध का मान R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू प्लस Rn हो जाता है। किस क्रम में? श्रेणी में। समांतर क्रम में हो जाता है 1 अपॉन Rp इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 अप टू प्लस 1 अपॉन Rn।
ये चीज होती थी किसमें? प्रतिरोधों में। आगे पढ़ाऊंगा संधारित्रों का संयोजन, और संधारित्रों के संयोजन में जस्ट उल्टा हो जाता है। संधारित्र को सी से डिनोट करते हैं। अगर दो या दो से ज्यादा संधारित्र अगर श्रेणी क्रम में हैं, तब बच्चों सीरीज का फॉर्मूला CS डायरेक्ट नहीं कैलकुलेट कर सकते, उल्टा होता है, 1/CS कैलकुलेट करेंगे। और ऐसे याद रख लेना, प्रतिरोधों का जस्ट उल्टा होता है। जो चीज प्रतिरोधों के लिए श्रेणी क्रम में होती है वो यहाँ समांतर क्रम में होगी, और जो चीज प्रतिरोधों के लिए समांतर क्रम में होती है वो संधारित्रों के लिए श्रेणी क्रम में होगी। तो 1/CS इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 अप टू प्लस 1/CN। और याद रखना, अगर दो ही संधारित्र दिए हैं और दोनों संधारित्र यदि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनकी तुल्यधारिता, आगे वालों को तो छोड़ दें, यहीं से डायरेक्ट इसको सोल्व करोगे तो तुल्यधारिता डायरेक्ट कितनी आ जाएगी? C1 प्लस C2। ऊपर दोनों का गुणा, नीचे दोनों का योग। और अगर दो संधारित्र C1 व C2 धारिता वाले दो संधारित्र यदि समांतर क्रम में जुड़े हैं तो पैरेलल कैपेसिटेंस CP जो है वो क्या हो जाएगा? C1 प्लस C2। अभी इतना याद रखना, आगे संयोजन में पूरा बता दूंगा। तो श्रेणी क्रम का तो हो गया ये, सॉरी नीचे वाला 1/CS वाला, और समांतर क्रम का हो जाएगा ये। अब देखो यहां क्या दे दिया अपने को दे दिया कि दो माध्यम है साहब, इसमें तो K1 है, इसमें K2 है। अब ये देखो कि ये दोनों माध्यम भरे किस क्रम में जा रहे हैं? पहला, उसके बाद में दूसरा। तो दोनों किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। एक की पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ कनेक्ट है, तो ये कौन सा क्रम हो गया? श्रेणी क्रम हो गया। अब इसकी धारिता मैं डायरेक्ट ही बताऊंगा आपको। K1 माध्यम में धारिता। अच्छा बच्चों ये बताओ, माध्यम भरने पर धारिता का फॉर्मूला क्या था? A एप्सिलॉन R बाई D। अब जिसमें K1 का माध्यम भरा गया है इसमें, तो उसमें धारिता C1 इज इक्वल्स टू, क्या इस माध्यम को प्लेटों का पूरा क्षेत्रफल मिल रहा है? पहली प्लेट ये, दूसरी प्लेट ये, एक माध्यम यहां पर, दूसरा माध्यम यहां पे, और फिर दूसरी प्लेट खत्म हो जा रही है। तो क्या जो पहला माध्यम भरा गया है, क्या उसको पूरा क्षेत्रफल मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। क्या उसको दूरी पूरी मिल रही है यहां से लेके यहां तक की? ना, आधी, यहां से लेके यहां तक की। तो फिर C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसी फॉर्मूले से बनाता जाऊंगा। देखो क्षेत्रफल उसको पूरा मिल रहा है, एप्सिलॉन R की वैल्यू कितनी दी है उसके लिए? K1। और दूरी उसको आधी मिल रही है, तो D/2 कितना हो गया? 2A एप्सिलॉन K1 बाई D। ये इसकी धारिता आ गई है K1 वाले की। K2 में धारिता कितनी हो जाएगी? K2 माध्यम में धारिता, तो K2 में धारिता हो जाएगी C2 इज इक्वल्स टू, सीधा लिख दूं 2A एप्सिलॉन K2 बाई D। दोनों किस क्रम में हैं? श्रेणी क्रम में। चूंकि C1 तथा C2 किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में है तो तुल्य धारिता दोनों की CS इज इक्वल्स टू, ऊपर दोनों का गुणा, नीचे दोनों का योग, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। करवाओ गुणा। CS इज इक्वल्स टू क्या था? 2A एप्सिलॉन K1 अपॉन D मल्टीप्लाई होगा 2A एप्सिलॉन K2 बाई D से, अपॉन नीचे दोनों का योग 2A एप्सिलॉन K1 बाई D प्लस 2A एप्सिलॉन K2 बाई D। एक काम करें, नीचे से जो चीज कॉमन आ रही है 2A एप्सिलॉन बाई D कॉमन आ रहा है, तो यहां क्या बच जाएगा? इसको कॉमन लेने के बाद में K1 प्लस K2। 2A एप्सिलॉन से 2A एप्सिलॉन कैंसिल, D से D कैंसिल, क्या मिला? CS इज इक्वल्स टू, ये अपने को मिल गया A एप्सिलॉन बाई D, ऊपर बच गया 2 K1 K2 और नीचे बच गया K1 प्लस K2। तब तुल्य धारिता का मान आ जाएगा ये। डायरेक्ट K1 और K2 की वैल्यू पुट करनी है। और अगर ये ऐसे ना भर के अगर समांतर क्रम में भरे हुए होते, समांतर क्रम में कैसे? अब दूरी विभाजन की जगह क्या हो रहा है? क्षेत्रफल बांटा जा रहा है आधा आधा, कि आधा क्षेत्रफल तो दे दिया K1 वाले को और आधा क्षेत्रफल दे दिया K2 वाले को। अब क्षेत्रफल को आधा आधा बांट दिया, अब अपने को कहा गया, अब बताओ धारिता, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला यूज लूंगा मैं। K1 माध्यम में धारिता कितनी हो जाएगी? क्या पहले को क्षेत्रफल पूरा मिल रहा है? नहीं मिल रहा, तो A की जगह A/2 एप्सिलॉन K1, दूरी पूरी मिल रही है साहब, तो इस बार D/2 की जगह D। क्या बन गया? A एप्सिलॉन K1 अपॉन 2D।
इधर क्या आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट K2 अपॉन 2D। इसमें धारिता यह आ गई, इसमें धारिता। ये याद रखो किसको क्या मिल रहा है, क्षेत्रफल कितना मिल रहा है, दूरी कितनी मिल रही है, ये हो गया। अब दोनों किस क्रम में हैं, अब ये दोनों माध्यम भरे गए हैं किसमें, समांतर क्रम में। तो दोनों समांतर क्रम में हैं, तो समांतर क्रम में बच्चों तुल्य धारिता निकालने का फॉर्मूला C1 प्लस C2, सीधा सीधा जोड़ना होता है समांतर में, जोड़ दो। तो दोनों को डायरेक्ट यदि आप जोड़ोगे तो अब इस पूरे संधारित्र की तुल्य धारिता Cp क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2। C1 की वैल्यू है 2a एप्सिलॉन नॉट K1 बाई 2D, सॉरी a एप्सिलॉन नॉट K1 बाई 2D प्लस a एप्सिलॉन नॉट K2 बाई 2D। वैल्यू रख दी दोनों की, क्या मिल रहा है, Cp इज इक्वल्स टू a एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2D कॉमन आ रहा है K1 प्लस K2। इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, Cp इज इक्वल्स टू a एप्सिलॉन नॉट बाई D K1 प्लस K2 अपॉन 2। ये तो निर्वात वाली है ही कि, तो ये निर्वात वाली धारिता का K1 प्लस K2 बाई 2 गुणा होगा कब, अगर दो माध्यम क्षेत्रफल को बांटकर इस तरीके से आधे आधे क्षेत्रफल में भर दिए जाएं, तो इस तरीके से धारिता थी वो अपने को निकालनी थी। तो ये समांतर प्लेट संधारित्र की अलग अलग केसेस की धारिताएं थी वो हमने निकाली। नेक्स्ट वाले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे इन पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल वगैरह और नेक्स्ट वाला टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो, थैंक यू।